नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स वॉरियर विथ मुकेश कुमार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं कमिटेड हूँ कि थ्योरी देने के बाद मुझे क्वेश्चंस करानी है। हाँ, तो जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम के विद्यार्थियों का ये डिमांड है कि ब्रिलियंट गेस पेपर से सवाल करवाने हैं। दोस्तों, फिजिक्स वॉरियर्स विथ मुकेश कुमार के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इन्हें सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करना है। अब देखते हैं कि जितनी भी क्लासें मैंने ली है, क्या उससे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ये है ब्रिलियंट का गैस पेपर, देख लो, है ना। और यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड, किससे रिलेटेड होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सारे लोग ये किताब अपने पास रखेंगे सामने, और क्वेश्चन नंबर जो मैं बताऊंगा उसी के अनुसार से चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक बिंदु पर, मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज है और मुझे इस बिंदु पर चाहिए क्या क्या चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, है ना। मैंने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है F/Q0 होता है, बताया था मैंने। Q0 को परीक्षण आवेश बताया था। तो यहीं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है F/Q, ठीक है। देखो विकल्प में कौन सा है F/Q है? कौन? देखो बी नंबर में देखो ये F/Q जो है विकल्प में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। कितना आसान क्वेश्चन है। पृष्ठीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, ये सारे लेक्चर में पढ़ा हुआ है, एकदम आसानी से देख सकते हो और सारा का सारा क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का, ये सरफेस डेंसिटी की बात कर रहा है ना, सरफेस डेंसिटी की बात कर रहा है। और सरफेस डेंसिटी में मैंने क्या बताया था कि चार्ज अपन, जो चार्ज होगा उतना अपन एरिया, है ना। चार्ज अपन एरिया, देखो कहीं पर दिख रहा है क्या? चार्ज अपन एरिया, चार्ज अपन एरिया Q/A विकल्प नंबर ए में है, विकल्प नंबर ए में है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या करा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सत्य है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है ना। 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। ये डी नंबर। अब है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। विद्युत तीव्रता, है ना, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। तो यहाँ पर देख लो, न्यूटन पर कूलम, यही होता है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, है ना। विद्युत तीव्रता बराबर होता है, इसका जो मात्रक हो जाएगा एसआई मात्रक, वो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, बी नंबर।
क्या हो जाएगा, बी नंबर, न्यूटन पर कूलम। 5 नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता है ना, तो विद्युतशीलता का क्या हो जाएगा, विद्युतशीलता किसको बोलते हैं, ये जो होता है एप्सिलॉन नॉट, इसी को विद्युतशीलता बोला जाता है। मैंने कितनी बार बताया है, 8.85 गुना 10⁻⁻12 किसी विकल्प में है, F/m है ना, F/m। ये विकल्प किस में है देख लो, ये है विकल्प नंबर ए में, ठीक है। विकल्प नंबर ए में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये बोल रहा है ना, इसका मतलब डायपोल मोमेंट की बात हो रहा है ना। पिछली कक्षा में मैंने डायपोल मोमेंट के बारे में बताया था, क्या बताया था कि डायपोल मोमेंट जो होता है विद्युत आघूर्ण जिसे बोलते हैं, विद्युत आघूर्ण बराबर होता है Q × 2L है ना, दोनों के बीच की जो दूरी होता है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कौन चीज, पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो ये Q के लिए क्या आएगा, कूलम्ब आएगा, और इसके लिए क्या आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि ये लेंथ मीटर में ही होता है। तो ये कूलम्ब मीटर बी नंबर ऑप्शन में, देखो बी नंबर ऑप्शन में कूलम्ब मीटर है, ठीक है। ये है छठा नंबर का हो जाएगा बी, कूलम्ब मीटर विद्युत आघूर्ण का एसआई मात्रक है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है, ठीक है। अब एक 7 नंबर है, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। कूलम्ब का नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या यूं कहें कि जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 अपन R² होता है, यही तो होता था, है ना। बट ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। इसका अगर डायरेक्शन अगर लेना हो तो इसके लिए ये जो लिखा हुआ है विकल्प नंबर ए, क्योंकि डायरेक्शन में इस जगह पर ये क्यूब हो जाता है, Q1 Q2 अपन RQ, और ये R जो आता है वो डायरेक्शन के लिए आता है, R वेक्टर क्या आ जाता है, डायरेक्शन के लिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये R वेक्टर लिखा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, और अगर यूनिट वेक्टर लिखता तो कैसे लिखता, ध्यान देना, Q1 Q2 अपन R² लिखता, और ये R कैप इस तरह से लिखता है ना। अगर यूनिट वेक्टर लिखता तो इस रूप में लिखता, ये भी सही होता। और ये जो लिखा हुआ है कि Q1 Q2 RQ, और ये R जो लिखा हुआ, अगर इसको हम R यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ ये R को काट देगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। और इस R को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, R वेक्टर का मोड और ये R कैप, इस तरह से लिख सकते हैं अलग में। मेरा कहने का मतलब है कि R वेक्टर को और किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है ना, यह यूनिट वेक्टर हुआ। क्लियर है बात। और इस तरह का कहीं पर है विकल्प में तो विकल्प नंबर ए में है ना, विकल्प नंबर ए में है। क्लियर है बात। विकल्प नंबर ए ये हो जाएगा। अब आते हैं 8 नंबर, 8वां नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कूलम्ब का प्रमेय है ना, कूलम्ब का
प्रमेय, तो इसको विकल्प के अनुसार से चलना है ना, विकल्प के अनुसार से चलना है कि कूलम्ब का प्रमेय क्या होता है। कूलम्ब्स का लॉ क्या बताता है कि दो चार्जों के बीच गुणनफल जो हम लोग करते हैं और दोनों के बीच का जो दूरी होता है, मतलब कूलम्ब्स लॉ ये बताता है फोर्स Q1 Q2 अपन R², ठीक है। लेकिन एक और चीज होता है क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग चार्ज है ना अपन ε0 ये निकालते हैं, सॉरी चार्ज नहीं सिग्मा, ये ध्यान दो। ये क्या होता था, गॉस लॉ के अनुसार से ये होता था ना, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये भी तो फोर्स ही है। तो कूलम्ब्स लॉ ये दोनों अगर देखा जाए तो अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं अगर कोई चार्ज लिए हैं और इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या निकालते थे Q/R², है ना। ये और ये दोनों बराबर होगा, तो कूलम्ब्स लॉ अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के लिए। और देखो विकल्प नंबर ए में जो σ/ε0 दिया हुआ है कूलम्ब्स का प्रमेय, इसको लिया जा सकता है, ठीक है। विकल्प नंबर ए। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखो, क्या कर रहा है कि एक धन आवेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु होनी चाहिए। धन आवेशित कांच की छड़ है, पहले ही क्लास में मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब डिफिनेशन दे रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो कांच की छड़ है वो क्या है, धनावेशित है। कांच की छड़ जो है जब उसको रेशम के कपड़े से एबोनाइट रड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ते थे तो सिल्क क्लॉथ निगेटिवली चार्ज हो जाता था, लेकिन जो एबोनाइट का रड होता था वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था, ठीक है। अब अगर ये कह रहा है कि इसके एक धनावेशित कांच की छड़ है, किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु होनी चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक तो हो गया कि चलो ऋण आवेशित अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उससे ये इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक अनावेशित, कोई आवेशित भी नहीं है, कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट है, वो भी अगर बगल में आएगा तो उससे भी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा। इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसको खींच लेगा, ठीक है। इसका मतलब ऋणावेशित ऑब्जेक्ट भी आएगा इसके बगल में तो भी उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और अगर वो ऋणावेशित नहीं है, अनावेशित है, कोई चार्ज भी नहीं है, तब भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज शक्तिशाली होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ले। इट में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन खींच ही ले, पर ये किसी खास कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि स्टेबल ऑब्जेक्ट का भी इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले ले, है ना, क्योंकि बहुत सारा जो है इसके पास प्रोटॉन है ना, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब 10 नंबर चलते हैं। एक धन आवेशित, तो इसमें 9 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है बात। अब एक है 10 नंबर, एक धनावेशित वस्तु रखता है। तो धनावेशित वस्तु जो होगा इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन कम रखा हुआ है, ये धनावेशित है। अगर ये 10 नंबर है, मैं इससे मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, है ना, ध्यान देना। 10 नंबर क्या कर रहा है, एक कोई भी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, अर्थात ये स्टेबल नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यही तो बोला है, एक धनावेशित वस्तु रखता है तो इलेक्ट्रॉन कम रखता है सापेक्षिक प्रोटॉन के, है ना। प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता। अगर बराबर होता तो स्टेबल होता, इलेक्ट्रॉन कम है इसी वजह से तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये 10 नंबर का हो जाएगा बी। 10 नंबर का क्या हो जाएगा बी। उसके बाद आता है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू बोल रहा है। तो कई बार बताए हैं है ना, 9 गुना 10⁹ ये बताए हैं। 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम इनवर्स, इस तरह से लिखा जाता है ना। क्या है ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या कह रहा है कि प्लास्टिक छड़ को फर के साथ, प्लास्टिक का कोई छड़ है, मान लेते हैं कि ये मार्कर है, प्लास्टिक का है, इसको किसी फर से, फर किसको बोलते हैं, मान लो कि कोई भी ऊनी टाइप का, या फिर कह सकते हैं पक्षी का पंख है अगर, तो उसको क्या किया जाता है, उसको जो है फर के साथ रगड़ा जाता है। प्लास्टिक का ये हो गया। और एक दूसरा जो कांच की छड़ है उसको रेशम से रगड़कर पास रखते हैं। तो कांच की छड़ क्या होता था, अभी अभी बताया था कि कांच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाता था, और ये प्लास्टिक छड़ को जब फर के साथ रगड़ते थे तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो एक हो गया प्लास्टिक का छड़ जो मार्कर है ये निगेटिवली चार्ज हो गया, और जो छड़ है कांच का छड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। विकल्प नंबर सी, 12 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। 13 नंबर में कह रहा है, देखो, यदि एक पिंड +1 कूलम्ब आवेश रखता है तो पिंड ने कितना इलेक्ट्रॉन क्षय किया। एक पिंड के पास क्या है, 1 कूलम्ब का चार्ज है, एक पिंड के पास जो है 1 कूलम्ब का चार्ज है। तो कह रहा है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन क्षय किया। तो यह क्या हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने क्षय किया। एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना। जब हम बताएंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से 1 कूलम्ब का चार्ज है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन जो है अगर है कहीं पर इस तरह का, मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो जब इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो क्या होगा, वो 1 कूलम्ब का चार्ज अपने ऊपर रख रहा होगा। 6.25 गुना 10⁻18 ये नंबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतना इलेक्ट्रॉन जहां पर होगा वहां पर 1 कूलम्ब का चार्ज होगा। ठीक है। 14 नंबर, कोई पिंड न्यूनतम कितना आवेश रख सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी पिंड या तो 1 इलेक्ट्रॉन रख सकता है या तो एक जो है प्रोटॉन हो सकता है उसके पास, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है मिनिमम, है ना। आधा या 1/4 या 1/3 ऐसा होने की तो संभावना है नहीं। क्वांटिजेशन में हम लोग पढ़े थे, है ना, जब भी होगा तो पूर्ण संख्या में होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर पूर्ण संख्या में है तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या मिनिमम 1 प्रोटॉन रह सकता है। अगर ऐसा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो सकता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब। अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज रखेगा, प्रोटॉन है तो यही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। इतना कूलम्ब चार्ज हो सकता है। तो देखो 14 में क्या लिखा हुआ है कि कोई पिंड न्यूनतम कितना आवेश रख सकता है। ठीक है, तो कितना रख सकता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब। उसके बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या कहता है कि गॉस का नियम है। बताए थे गॉस का नियम फाई बराबर क्या होता था Q/ε0, यही तो होता था, है ना। Q/ε। गॉस का नियम क्या कहता था, किसी क्लोज्ड सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं तो गॉस ने क्या कहा था कि चार्ज अपॉन ε0,
है ना, ये होता था गॉस के नियम में। तो ये वाला देख लो किधर है, ए नंबर विकल्प में देखो, ठीक है। 16 नंबर में आ जाते हैं। गॉसियन सतह से निकला विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से डैश होता है, ठीक है। तो गॉसियन सतह से मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस, यहाँ पर एक चार्ज लिखे हुए हैं और ये हमने गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। इसको बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पर तो एरिया से कोई लेना देना है भी नहीं, है ना। तो इसमें विकल्प में क्या कह रहा है कि स्वतंत्र होता है, गॉसियन सरफेस से स्वतंत्र होता है। तो ये स्वतंत्र होता है क्योंकि इससे इसमें कहीं पर एरिया तो नहीं दिख रहा है ना। इसमें एरिया है क्या, नहीं है, कहीं नहीं है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है। दूसरा कह रहा है कि समानुपाती होता है, बिल्कुल नॉन। सी नंबर निर्भर होता है, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ये ए नंबर जो है स्वतंत्र होता है इससे, ठीक है, क्या है, स्वतंत्र होता है। इसी जगह पर एक दूसरा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि चार्ज के ऊपर निर्भर करता है। तो बिल्कुल अगर चार्ज ये बढ़ेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो लाइन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन जो होगा, अगर क्यू और ज़्यादा बढ़ गया तो जो इतना निकलता था पहले मान लेते हैं कि इतना सा निकल रहा था, तो अब क्या करेगा, ज़्यादा संख्या में निकलने लगेगा और करीब करीब होगा। और ज़्यादा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इस जगह पर पूछा जा सकता है कि क्यू पर डिपेंड करता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 17 में आ जाते हैं कि किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र होता है। क्या बोला, अनंत लंबाई का जो है, अनंत लंबाई का, मान लेते हैं इस तरह का जो है कोई रड था, है ना, अनंत लंबाई की रड है, चार्ज है ये। तो इसकी वजह से मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, दिख रहा है क्या, तो क्या होता है के 2 लेमडा अपन आर, यही तो बताया था। तो के ये बताया था, ठीक है, लेकिन उसमें आया क्या था, ध्यान देना, इसमें विकल्प में दिया गया है कि लेमडा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो इसको तो आराम से बनाया जा, ये तो बनाया जा सकता है, इसको ध्यान देना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है क्या, हाँ, और ये हो जाएगा लेमडा अपन आर। तो यहाँ पर देखो 2 है और इस के में क्या था, इस के में क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, फॉर्मूला में। तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, अगर इसको भी 2 से गुना कर दिया जाए और यहाँ ऊपर भी, ऊपर नीचे कहीं भी गुना करें, बात सेमी होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 लेमडा अपन आर, देखो यही चीज है ना। तो विकल्प नंबर ए में देखो, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो फॉर्मूला जो सिंपल ढंग से हम लाए थे, है ना, सिंप्लीफिकेशन करके लाए थे, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए, के 2 लेमडा अपन आर, है ना, क्या बोले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपन आर। लेमडा क्या है, यहाँ पर लीनियर डेंसिटी है, क्या है, लीनियर डेंसिटी, ठीक है। अब चलते हैं 18 में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। 18 नंबर में देखते हैं कि क्या होता है। 18 नंबर में क्या है कि किसी पतले शीट जिसकी पृष्ठ विद्युत घनत्व दिया हुआ है, क्या दिया गया है, सिग्मा, सिग्मा दिया गया, क्या दिया गया है, 2 × 10⁻17 कूलम मीटर स्क्वायर, ये दिया गया, ठीक है। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र होगा जो शीट से 5 मिलीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। समझना बात को, ये क्या करा कि पतला शीट है और क्या दिया गया है, सरफेस डेंसिटी दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई अनंत लंबाई की अगर आवेशित चादर है
कोई अनंत लंबाई का अगर आवेशित चादर है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़े थे। सिग्मा यहाँ पर देखो दिया हुआ है, तो E बराबर क्या निकलेगा, 2 इंटू 10⁻17। और यह देखो इसका यूनिट नहीं लिख रहे हैं तो बाद में लिख देंगे, ये 2 यहाँ पर लिखा गया। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 8 इंटू 8 5 गुना 10⁻−12 है ना, क्या होता है -12। तो अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करो तो 2 से 2 कट जा रहा है, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे देखो ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻29 हो जाएगा क्या, और ये 8 इंटू 8 5 होगा। अगर थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू विकल्प अगर देखा जाए, अगर इससे एक 10 निकाल लें तो 10 गुना 10⁻28 और यहाँ 8.85। अब देखो विकल्प में सब में 1.12 है, तो इसमें बात तो क्लियर है कि 1.12 है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻28। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, इसका यूनिट न्यूटन कूलम। ठीक है, तो ये चीज देखो विकल्प में कहाँ, हाँ बी नंबर में है, बी नंबर में है 1.12 गुना 10⁻28 न्यूटन कूलम आ गया, देखने से भी पता चल रहा है। और ये बाकी किसी में ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यूनिट को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूटन कूलम है। ठीक है, और न्यूटन कूलम ही तो होता है ना, यहाँ पर देखो मैंने लिखा यूनिट की न्यूटन कूलम, यही तो लिखा ना, न्यूटन कूलम लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिखते थे, F/Q, F का क्या लिखते हैं न्यूटन, और ये जो है लिखा हुआ है कूलम, तो चार्ज के लिए क्या लिखते हैं कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, इसलिए ये यूनिट यहाँ पर लिखे हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा बी। क्लियर है बात। अब है 19, विद्युत फ्लक्स घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है ना, क्या बोला गया क्वेश्चन में, पढ़ो एक बार अपने से। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या होता है, सिग्मा मान लें इसको, अगर सरफेस है तो सिग्मा, अगर लीनियर है तो लेम्डा। ठीक है, तो यहां पर करा कि यदि किसी, हाँ ये 19 नंबर, विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब ये ई बोल रहा है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है ना। तो यहां पर लिख दिया, इसी चीज को अगर फर्दर हम आगे चलें तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपन ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसी चीज को पूछा है, करा है कि ये विद्युत डेंसिटी जो है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या दिया गया है कि किसी विद्युत फ्लक्स घनत्व, क्या दिया गया है, विद्युत फ्लक्स घनत्व, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, उसका किससे, विद्युत क्षेत्र से, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसको क्या कहेंगे, तो देखो इसमें विकल्प में दिया गया है प्राविद्युत स्थिरांक, इसको क्या बोलते हैं, प्राविद्युत स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना, प्राविद्युत स्थिरांक जो है कांस्टेंट है ये, है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा प्राविद्युत स्थिरांक। कितना नंबर है, बी नंबर में है। ठीक है, देखिए 20 नंबर आप ध्यान से पढ़ना है। यदि किसी पिंड पर 100 नैनो कूलम आवेश है
तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है? क्या बोला गया? पिंड में 100, पिंड में जो है 100 नैनो कूलम, नैनो कूलम कहने का मतलब 10 टू द पावर 9, 100 और नैनो कूलम। तो नैनो अगर 1 नैनो होता तो यहाँ पर 10 टू द पावर 9 हो जाता, और यहाँ पर 100 नैनो कूलम है तो 100 लगा दिए पहले ही। अच्छा, इतना कह रहा है कि नैनो कूलम आवेश है तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, है ना? तो एक पिंड में देखना, अगर 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 अगर इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होता था? 1.602 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज होता था। क्लियर है बात? इतना सा चार्ज होता था। अब ध्यान से देखना है, हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है इतना कूलम्ब है ना? तो अगर ये इतना इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहां से कहें कि 1 कूलम, तो ये इसको आकर डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। और अगर ऐसा कर रहा है तो हमको इतना निकालना है, तो क्या करेंगे? 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूछ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछ रहा है, तो इतना अपन 100 गुना 10 टू द पावर -9 ऐसा है। यहाँ इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सॉल्व करने के बाद कितना आता है, सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 18 कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, -9 कूलम है। इसको क्या कर रहे हैं हम, देखना ध्यान से जरा, 1 मिनट। ये देखो, यहां से चलते हैं, बेसिक से एकदम चलते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इतना कूलम्ब का चार्ज है, 1.602 कूलम्ब का चार्ज है, तो हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या बोला गया कि ये जो संख्या दिया गया है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो हमारे पास है क्या? 100 गुना 10 टू द पावर -9 इतना कूलम्ब है। तो इतना कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसको 6.25 से डिवाइड कर देंगे 18, तो क्या आ जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर देख लो, इसको सॉल्व करो। हाँ, तो इसमें क्या हो गया? 1 कूलम। अच्छा, यहीं पर है मिस्टेक ना, ध्यान दो। मैंने कहा कि 1 कूलम्ब में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमारे पास कितना कूलम्ब है? यानी कि इसको बोल सकते हैं 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। तो इसको इससे गुना कर दो, है ना? इतना इलेक्ट्रॉन है, 6.25 गुना 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर -7, तो क्या आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11, है ना? ऐसा कुछ है विकल्प में क्या? हाँ देखो, डी नंबर में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 11 इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा? इतना। नहीं समझ में आया क्या? देखो, एक कूलम्ब जब लेते थे तो उसमें क्या होता था, और ये निकला कैसे? ध्यान देना, ये निकला कैसे, इसी से हम निकाल के दिखा देते हैं तुम लोग को। मैंने कहा कि 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो अगर 1 कूलम्ब का अगर निकालना चाहे तो क्या निकल के आएगा? 1/1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 इतना इलेक्ट्रॉन निकल के, अगर ये पूरे को सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास आता है 6.025 गुना 10 टू द पावर
18 इलेक्ट्रॉन, ये आता है एक कूलम्ब में। इसीलिए अगर हम बोले कि हमको इतना चाहिए, इसलिए 100 गुना 10⁻⁻⁹ कूलम्ब में क्या चाहिए, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देख लो, इसी से ना मल्टीप्लाई करेंगे। 6.25 गुना 10⁻18 और गुना 100 गुना 10⁻9, ठीक है। ये सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6.25 गुना, और ये जो है 10⁻11 ये आता है, देखना करके बिल्कुल आएगा। देखो यहाँ से ये -9 है, ये 18 है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये 2 है यहाँ पर 11 है ना। 100 है तो 2 पावर में जाएगा। पूरा हो गया क्लियर, या कोई डाउट है इसमें? ठीक, क्या कहा, इतना कूलम, एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन, और ये इतना जो लिखा हुआ है कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे आया, अच्छे से समझ लिया। अब 21 नंबर है, 21 नंबर में देखते हैं। 21 नंबर अब 21 नंबर में है, क्या है 21 नंबर में? देखो, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है, जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण पूछ रहा है, परिमाण पूछ रहा है, ठीक है। विकल्प में क्या दिया गया है? विभव प्रवणता, विद्युत विभव, विद्युत फ्लक्स, ये चीज दिया गया। देखो विकल्प नंबर ए जो दिया गया है विद्युत प्रवणता, सॉरी विभव प्रवणता, क्या लिखा हुआ है? विभव प्रवणता, प्रवणता। इसको आगे के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, है ना। इसको जो है V/D, V/D ये होता है E बराबर होता है V/D, इसलिए इसको बोला जाता है विभव प्रवणता। तो V/D अगर है, E बराबर V/D, तो विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है E बराबर V/D होता है। इसी को जो है विद्युत प्रवणता, विभव प्रवणता बोला जाता है। विभव क्यों? ये D, ये यहाँ पर जो V है अपन D, देखो इसका थोड़ा सा मतलब समझना। विभव का प्रवणता, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है ना, और यहाँ पर हमको चाहिए विभव, ये P पॉइंट पर, यहाँ पर क्या चाहिए? विभव चाहिए। तो क्या होता है? KQ/R। आगे के लेक्चर में आइए पूरा का पूरा विभवांतर, विभव, ये सारा चीज क्लियर करेंगे। फिलहाल समझना, ये होता है इस पॉइंट पर क्या? KQ/R विभव होता है, V बराबर होता है। अगर इसी जगह पर ये R, यहाँ से यहाँ तक R था, अब ये R थोड़ा सा बढ़ा दिया और बोले कि इस तरह, इस जगह पर Q पॉइंट पर कोई और पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर A पॉइंट मान लेते हैं, और ये बड़ी R है, तो यहाँ पर V क्या हो जाएगा? ये V हो जाएगा KQ/बड़ी R, ये हो गया। अगर हम इसको V1 और ये V2 बोल दें, तो E बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? dV/D, dV क्या? तो V1 माइनस V2, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में कितना बदल रहा है, वैल्यू कितना चेंज हो रहा है ना। तो अगर ज़्यादा चार्ज होगा तो इस जगह पर जो फील्ड है, देखो इस जगह पर जो वैल्यू है वो ज़्यादा आने वाला है। अगर कम चार्ज होगा तो कम आएगा, लेकिन किस तरह से बदलेगा इस बीच में, तो ये डिस्टेंस पर ही तो डिपेंड कर रहा है ना, कि डिस्टेंस किस तरह से बदल रहा है। तो एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच में क्या है उसकी बदलने की टेंडेंसी, है ना, क्या है उसकी बदलने की टेंडेंसी। दैट्स मीन्स अ क्यू चार्ज एक रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से बिंदु P से बिंदु A तक,
या कहें कि बिंदु ए से पी तक उसके बदलने की क्या टेंडेंसी है ना, तो उसी टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, पूरा मैं प्रूफ करूंगा उस पर, अभी केवल ध्यान देना है कि ये प्रवणता है क्या। प्रवणता जैसा शब्द में ही लग रहा है जैसे कि कुछ चलायमान चीज है ना, प्रवणता जैसे लग रहा है कि कुछ चलायमान चीज, ऐसा लग रहा है कुछ मूवेबल ऑब्जेक्ट या कुछ मूवेबल क्षण की बात कर रहे हैं, प्रवणता है ना। तो ये प्रवणता क्या है, यही बदलने की जो टेंडेंसी है उसी को कहते हैं प्रवणता। तो वो किस तरह से बदलता है ना, तो ई बराबर होता है V/D। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, विभव प्रवणता। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होता है विभव प्रवणता के। क्लियर बात। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्या है 22 नंबर, कह रहा है कि एक आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होगा। क्या कह रहा है, आवेशित समतल चालक है, ये अनंत लंबाई की बात नहीं किया है इसमें। क्या बात किया है, केवल समतल चालक की बात किया है। देखो जब समतल चालक की बात अगर कर रहा है ना, और विकल्प में भी दिया हुआ है इस तरह से, इसको अनंत लंबाई का ही मानेंगे। लेकिन ई नंबर जो होगा इसका σ/2ε0 करते हैं, है ना, σ/2ε0 करते हैं। क्लियर है बात। बी नंबर ऑप्शन में है आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान होगा ई बराबर σ/2ε0। देखो σ/ε कब होता है, देखो जब दो प्लेट हो, क्या दिख रहा है क्या, देखो जब दो प्लेट हो, मान लेते हैं कि एक प्लेट यहां पर हमने बना लिया, ठीक है, प्लस चार्ज वाला है, और एक प्लेट इधर बना लिया, ठीक है, दोनों चार्ज है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चदरा की वजह से, कोई भी अगर चार्ज चदरा है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो σ/ε0 होता है, बिल्कुल होता है, 2ε0 होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इस पॉइंट पर निकालना चाहें, इस पॉइंट पर बिंदु P पर अगर निकालना चाहें, इसकी वजह से प्लेट A की वजह से, और ये प्लेट B है सपोज दैट, तो A की वजह से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा ये σ/ε0। ठीक है, ए प्लेट की वजह से क्या निकला, σ/2ε0 निकला। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, दूर, बिल्कुल दूर होगा। और एक प्लेट बी है, इसकी वजह से भी होगा, तो क्या होगा, इसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो बिंदु बी की वजह से क्या होगा, ये भी होगा उसी तरह से। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, और उसके लिए भी जो है 2ε0 होगा। अब देखने से ये पता चल रहा है कि दोनों डिस्टेंस से बाइज्जत बरी है। कहने का मतलब इसके बीच का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, कितना भी दूरी पर हो, अनंत लंबाई का अगर चदरा है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो σ/2ε0 होगा। अब ये चूंकि दो को इसमें चदरा लिया है, इसके वजह से क्या होगा, दोनों का जोड़ करके तो ये हो जाएगा 2σ/2ε0। तो ये 2 कट जाएगा, हो जाएगा σ/ε0। ठीक है, तो ये दो चदरा की वजह से है। लेकिन यहाँ पर जो ए नंबर इसमें आंसर दे दिया है, गलत दिया है आंसर, σ/ε0 नहीं होगा। σ/ε0 का जो कंडीशन मैंने क्रिएट किया, ये दो प्लेट की वजह से होता है कुछ दूरी पर। ठीक है, दो प्लेट की वजह से होता है σ/ε0। लेकिन जब एक ही प्लेट की बात हो, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान, अगर एक ही आवेशित समतल चालक है तो ई बराबर होगा σ/2ε0। बात क्लियर है। अब है इसमें 23 नंबर, है ना। 23 नंबर में क्या कर रहा है कि आवेश की बीमा क्या है, आवेश की बीमा लिखना है। आवेश कहने का मतलब हो गया चार्ज, और चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Q। और अगर हम करंट चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो अभी इसको सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से अगर करंट का यूज करते हैं तो Q बराबर क्या होता है, IT। I क्या हो गया, करंट हो गया, T हो गया टाइम। तो अगर आवेश बराबर हम लिखते हैं Q बराबर I, तो I के लिए क्या लिखेंगे, एम्पियर,
और ये टी के लिए क्या लिखेंगे, टाइम। तो ए टी देखो विकल्प में है, ए नंबर ऑप्शन, आवेश का बीमा ए टी। तो क्यू बराबर होता है आई टी, करेंट चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आई के लिए एम्पियर, ए लगा देंगे, और ये टी जो है यहाँ पर टाइम के लिए आ जाएगा, तो ये टी हो गया। उसके बाद आता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, समझना बात को, इसका मात्रक पूछ रहा है ना, इसका मात्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है न्यूटन पर मीटर, हाँ एफ, देखो ये बी नंबर में दिया हुआ है एफ मीटर इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब होता है फैराड प्रति मीटर, क्या है ये, फैराड, हिंदी में लिख देते हैं, फैराड प्रति मीटर, ये इस एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। फैराड प्रति मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। और जैसा हम लोग जानते भी हैं 8.85 गुना 10⁻⁻12 जो है इसका वैल्यू होता है। तो एप्सिलॉन का मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर, ठीक है। 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन वोल्ट मीटर की इकाई रखता है, वोल्ट मीटर। 25 नंबर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसको बोलते हैं, है ना। तो अभी हमने कहा कि ये वोल्ट मीटर, देखो ई बराबर क्या लिखे थे हम लोग, वी अपन डी ही तो लिखे थे ना। वी किसके लिए, वोल्ट के लिए, डी किसके लिए, चूंकि ये दूरी का है तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर किसका है, विद्युत क्षेत्र का, क्लियर है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का। 25 नंबर में क्या था, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। कैसे होता है बिल्कुल पता चल रहा है ना, कैसे होता है बिल्कुल पता चल गया। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर, विद्युत क्षेत्र की इकाई है, किस तरह से है ये पता चल गया, ठीक है बात। अब आते हैं आवेश के ईएमयू और ईएसयू का अनुपात, है ना।